आज का हमारा टॉपिक है हीगल। हीगल की जो व्यूज़ हैं वो ये है कि एक थीसिस होता है, फिर एंटी थीसिस होता है, फिर एक सिंथेसिस बन जाता है। मतलब कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पर जो उनकी व्यूज़ हैं उन्होंने वो दी हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद हीगल। हीगल का जो बर्थ है वो हुआ था 1770 में और उनकी डेथ हुई थी 1831 में। ठीक है। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हीगल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिस्टमैटिक थिंकर्स इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। वो एक सिस्टमैटिक थिंकर है। लॉजिक की बात करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी में जो हीगल है। इन एडिशन टू epitomizing German idealistic philosophy, Hegel boldly claimed that his own system of philosophy represented an historical culmination of all previous philosophical thought. Hegel's overall encyclopedic system is divided into the science of logic, the philosophy of nature and the philosophy of spirit. तो उनकी जो है philosophical thought है, इसलिए उन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड की हुई हैं। एक साइंस ऑफ लॉजिक, द फिलोसफी ऑफ नेचर और फिलोसफी ऑफ स्पिरिट। Of most enduring interest are his views on history, society and the state, which fall within the realm of objective स्पिरिट। क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था हिस्ट्री में भी, सोसाइटी में भी और स्टेट में भी, तो इसीलिए जो है वो स्पिरिट की भी बात करते हैं। Some have considered Hegel to be a nationalistic apologist for the Persian state of the early 19th century, but his significance has been much broader, and there is no doubt that Hegel himself considered his work to be an expression of the self-consciousness of the world spirit of his time. जब वो 19th सेंचुरी में उसके बाद वो जो स्पिरिट की बात करते हैं, मेन वो सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, तभी जो है वो स्पिरिट की बात करते हैं। At the core of Hegel's social and political thought are the concept of freedom is the actual mind of the family and a nation. वो जो है चाहते हैं कि जो फ्रीडम है वो मेन है, फैमिली में भी हो चाहे नेशन में भी हो। उनके मेन सोशल और पॉलिटिकल थॉट ये है कि फ्रीडम सभी को होनी चाहिए। The concept of this idea has been only as mind as something knowing itself and actual because it is the objection of itself, the movement running through the form of its movements. It is therefore ethical mind in its nature, our immediate face, the family, the substantiality loses its unity, passes over into divisions and into the face of relation into civil society. वो दो बात करते हैं, पहले तो फैमिली की बात करते हैं कि जो मेन इमीडिएट फेस जो होता है वो फैमिली होता है, फिर वो सिविल सोसाइटी की बात करते हैं। क्योंकि सिविल सोसाइटी की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि एसोसिएशन से रहते हैं हम सभी के साथ, लीगल सिस्टम चलता है, सिक्योरिटी रहती है और जो कॉमन इंटरेस्ट हैं या पर्टिकुलर इंटरेस्ट हैं वो फुलफ़िल होते हैं। Next, this external state is brought back to and welded into unity in the constitution of the state, which is the end and the actuality of both the substantial universal order and public life devoted hereto. कहते हैं कि फैमिली बनती है, फिर उसके बाद सिविल सोसाइटी बनती है, और क्या बनता है, फिर हमारी स्टेट बनती है, और स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनता है ताकि जो है सभी की डेवलपमेंट हो और रूल्स रेगुलेशंस बने, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बने। और ये जो है कहते हैं एक्चुअली यूनिवर्सल ऑर्डर है ताकि सभी ऑर्डर से रहें। Hegel has clothed the state with the tapestry of his system of dialectic. A good example of the loose and fanciful way in which the conception of opposites is used is thus put by Hegel. मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, जो हीगल की थ्योरी मेन वो है कि वो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात करते हैं। तो सबसे पहले वो ऑपोजिट की बात करते हैं, जैसे कि थीसिस है, थीसिस का ऑपोजिट है एंटीथीसिस। ठीक है, उन दोनों से जो चीज़ बनेगी वो बनेगा सिंथेसिस। तो जो हीगल हैं वो ऑपोजिट की बात करते हैं। और द बिल्डिंग ऑफ अ हाउस इज़ इन द फर्स्ट instance of subjective aim and design. On the other hand, we have as means the several substances required for the work, iron, wood, stones. जैसे कि एक घर है,
ठीक है, वो तो फर्स्ट इंस्टेंस है, लेकिन घर में भी चीज़ें चाहिए जैसे कि आयरन हो गई, वुड हो गई, स्टोन्स हो गए. द एलिमेंट्स आर मेड use of in working up this material: fire to melt iron, wind to blow up the fire, water to set wheels in one motion in order to cut the wood etc. और बाकी जो आगे मटेरियल चाहिए होगा. Thus the elements are made use of in accordance with the nature and yet to cooperate for a product by which their operation is limited. Thus the passions of men are gratified, they develop themselves and their aims in accordance with the natural tendencies and build up the edifice of human society and order against themselves. इसीलिए जो एक व्यक्ति होते हैं उनके एम्स होते हैं ह्यूमन सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे ऑर्डर बनाए रखना है, तो उनकी जो टेंडेंसीज होती हैं, ठीक है. और इन आर्ट को ही उन्होंने थीसिस कहा है. और रिलीजन इसका जो है, आर्ट अगर थीसिस है तो रिलीजन इसका एंटीथेसिस है, और फिलॉसफी जो है इससे इसका सिंथेसिस है. सो फैमिली इज़ द थीसिस, जैसे कि एक फैमिली है वो भी थीसिस है. सिविल सोसाइटी जो है इसकी एंटीथेसिस है, और हमारा नेशन और स्टेट जो है वो एक सिंथेसिस है. The dialectical process began from family and through civil society culminates in the nation state. और जो हीगल का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का प्रोसेस है वो फैमिली से स्टार्ट होता है, सिविल सोसाइटी से थ्रू कल्मिनेट होकर नेशन की स्टेट बनते हैं. मतलब कि उनका जो थीसिस है वो फैमिली है, एंटी थीसिस उसका सिविल सोसाइटी है, और फिर सिंथेसिस क्या बनता है, हमारी नेशन स्टेट. The law of dialectical idealism lays down that idea is original, primary and self-operating. It also confirms the role of some absolute spirit in the making of history. Thus reason or idea becomes interchangeable with God. As Hegel himself says, the reason in most concrete form is God governs the world, the actual working of his comet. The carrying out of plan is the history of the world. तो वो स्पिरिट की बात इसीलिए करते हैं कि भगवान जो है वो खुद ही ये सब काम करता है, तो आइडिया से इसलिए उनके जो व्यूज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं. वो कहते हैं कि मेन वर्क जो है वो भगवान करता है, प्लानिंग उन्होंने की होती है. सो फिलॉसफी स्ट्राइव्स टू कॉम्प्रिहेंड दिस प्लान फॉर ओनली दैट विच हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इट possess a bona fide reality. That which does not accord with it is negative. Before the pure light of this divine idea, which is more than mere ideal, the phantoms of the world, whose events are an incoherent course, philosophy wishes to discover the substantial purport. The real accept of the reason is the comprehension of divine work. In fine, history, according to Hegel, is the autobiography of God. तो वो कहते हैं कि फ़िलॉसफी जो है वो क्या है, डिवाइन वर्क है एक तरह का, और हीगल के अकॉर्डिंग ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड है. नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ डायलेक्टिकल. मार्क्स ने जो क्रिटिसिज्म किया था उनका, Marx borrowed heavily from Hegel, but he put the later right side up. According to Marxism, the motivating force is not reason but matter. Contrary to Hegel, Marx insists that it is not the consciousness of man that motivates matter. It is the material factors that influence human consciousness. Marx ने जो है बहुत कुछ Hegel से जो है उन्होंने borrow किया है, लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है, मार्क्स ने कहा है कि जो कॉन्शियसनेस है वो मैटर नहीं करती, मटेरियल जो है वो ज़्यादा मैटर करता है. मार्क्स thus retained the Hegelian method but rejected its contentions. In one of his letters to Dr. Ludwig Kugelmann, Marx wrote in 1868, thus, Hegel's dialectic is the basic form of a dialectic, but only after it has been stripped of its mystical form, and it is precisely this which distinguished my method. तो उन्होंने बताया है कि कैसे उनका जो मेथड है वो डिफरेंट है, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो मटेरियल की बात करते हैं, लेकिन जो हीगल हैं वो मटेरियल की बात नहीं करते. Next is defects of rationalism. While Hegel's analysis is based on the premises of rationalism, modern school of psychoanalysis doesn't admit that the reason is the only or decisively motivating factor. He is less rational, more irrational as non-rational factors.
जो हीगल है वो कम रैशनल है, ज़्यादा इरेशनल है, क्योंकि वो सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं। तो ग्राहम बोल्स ने कहा है, एक्ट्स लाइक अ हार्प, all of whose strings throb together, so that emotion, impulse, inference are often stimulus and intermingled a set of single mental experience। मतलब कि उन्होंने अपने जो व्यूज़ हैं उसमें इमोशंस, जो उनके सेंटिमेंट्स हैं ह्यूमन बिहेवियर पर, वो उन्होंने ज़्यादा दिखाए हैं। Flaws in theory of development. It has been pointed out that every kind of development does not take place in the way as the law of Hegel dialectical tell us। तो कहते हैं कि हर एक तरह की डेवलपमेंट जो है कि थीसिस हो, एंटीथीसिस हो, ऐसा सब नहीं होता जैसे कि हीगल ने हमें बताया। Hegel treats social institutions in a process of evolution। जैसे उन्होंने इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात की, जैसे ऑपोजिट था हमारा, ऊपर भी हमने पढ़ा कि पहले थीसिस होता है फिर एंटीथीसिस होता है, तो इसमें भी जो है उनके डायलेक्टिकल प्रोसेस के बारे में ही बात की गई है। According to Kelly, essentially Hegel's weakness lay in two realms. He was perhaps unaware of the connection. The first weaknesses lay in his overt and enduring conjugation of history and reason in the claims he made for his secular providence of the will that had become mind. The mind had become will. Whatever history is, it is obviously not reason, no matter how reasonable the mind that perceives it. Even if the mind is a creature of history, history is probably closer to Hegel's variety of forms than to any idealistic union of life and divinity created or imposed by conceptual apparatus। तो वो जो है हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि जैसे बहुत सारी फॉर्म्स है, अलग अलग वैरायटी होती है, लेकिन फिर भी जो है आइडियलिस्टिक यूनियन होती है, क्योंकि आइडियाज़ से जो है उन्होंने व्यूज़ जो है उनके आइडियाज़ से बनते हैं, उसमें जो है इतना लॉजिक नहीं है। तो आइडिया से उनकी जो चीज़ें बनती हैं वो अलग अलग आइडियाज़ भी हो सकते हैं। So, the religious political synthesis or Eurocentric destiny within an ever-renewing and deepening system of speculation had become attacked by Strauss, Fabre, Bauer and Marx। तो इसी तरीके से उन्हें बहुत सारे व्यक्तियों ने जो है क्रिटिसाइज भी किया हुआ है। Their criticism exploited the cultural homogeneity of Europe by discovering masters and slaves, where Hegel had thought to close the problem, coercive transcendence, soon to be remitted to other continent remain। तो जो हीगल हैं वो एक मास्टर और स्लेव जो है उससे भी क्रिटिसाइज़ करते थे, और ये जो है उन्हें ख़त्म करना चाहते थे कि मतलब कि कोई भी मास्टर और स्लेव नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। Positive concept. Hegel's conception of freedom is very much different from that of Kant. While Kant treats it as a subjective and limited phenomenon, Hegel considered it to be a positive and objective. Drawing inspiration from Rousseau, Hegel treats freedom as an essence of man, the distinctive quality of human life. जो हीगल हैं उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा कांट से जो है डिफर हैं, लेकिन हीगल जो है उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे रोसियो से। हीगल ने फ्रीडम जो है उसे मेन कहा है कि फ्रीडम जो है मेन क्वालिटी है और फ्रीडम सभी को ही होनी चाहिए। The renunciation of which is tantamount to the renunciation of humanity itself. He writes, the notion of freedom must not be taken in the sense of the free will of each individual, but in the sense of the reasonable will, the will in and for itself. Hegel's approach is quite different from other German idealists also, who conceived it to be an attribute or faculty of an individual person. To Hegel, man's freedom is associated with the life in society. It lies in obeying the dictates of self-imposed categorical imperative of duty. It is one aspect of pure abstract intelligence. The idea of the will as a last abstraction is the free will that wills the free will. The Hegel's own phrase is eternal, universal, self-conscious and self-determining.
तो वो बताते हैं कि हमें अपनी ड्यूटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। मेन वो कहते हैं कि हमारे फ्री विल से हमें काम करना चाहिए और हमें सेल्फ कॉन्शियस होना चाहिए और सेल्फ डिटर्मिनिंग होना चाहिए। As Herbert Marcuse observes, since man wishes to be judged in accordance with his own self-determined choices, he is free in relation to himself, whatever the external situation may impose upon him. No one can break in upon their inner conviction of mankind. तो वो कहते हैं कि कोई भी जो है उनकी जो सेल्फ डिटरमाइनिंग चॉइसेस हैं उन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। हर्बर्ट मार्क्यूस ने ये ऑब्जर्व किया है। Next is justification of state absolutism. Justification of state absolutism. Thus, Hegel's conception of freedom leads to the justification of state absolutism. To quote Dewey, freedom is the consciousness of freedom. Liberty of action has little to do with it. Obviously, it is only in this German idealistic system, particularly in the system of Hegel himself, that this has fully taken place. Meantime, when citizens of a state take the laws of their state as their own ends and motives of action, they attain the best possible substitute for a reason which is its own object. They appropriate as their own personal reason the objective and absolute reason embodied perforce in law and custom. तो हीगल के अकॉर्डिंग जो है एक ये जर्मन आइडियलिस्टिक सिस्टम है फ्रीडम। मेन फ्रीडम होती क्या है? कॉन्शियसनेस है, सेल्फ डिटर्मिनिंग है कि हमें जो है सेल्फ कॉन्शियस होना चाहिए, हम सभी को फ्रीडम जो है वो मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये जो हमारे एक पर्सनल रीज़न है, हमारे कुछ लॉज हैं, हमारे जो कुछ कस्टम्स हैं, हमारे कुछ मोटिव्स हैं और उनके लिए हमें फ्रीडम होनी चाहिए। और इस पर भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था हीगल की फ्रीडम पर, वो था पैराडॉक्सिकल। बोलते थे कि ये जो है पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग ही है, कोई भी ऐसे फ्री नहीं है। वी आर फ्री ओनली व्हेन वी परस्यू आवर रैशनल विल embodied in the state and its institution is to say that we have nothing like an independent choice. कहते हैं हमें independent choices की तरह नहीं है कुछ। हाँ, अगर हम रैशनल हैं तभी हम फ्री हो सकते हैं। A Barker says, thus may seem a facile reconciliation of the free moral will with the system of the state, achieved at the cost of suppression of one of the factors and one of the impossible exhalation of the others. जैसे कि हमारी जो moral will है वो भी फ्री होनी चाहिए। Next is conflicting implications. Hegel's concept of freedom has some conspicuous implications in the realm of philosophy, logic and metaphysics, but it is not so in the world of politics, which is full of diversities and conflicts. The fact of common good or general will may not be discovered so easily as visualized by Rousseau and Hegel, to the extent that the individual may reconcile his will thereby and have the enjoyment of freedom. जो उन्होंने हीगल और रोसियो ने बात की है कॉमन गुड की और जनरल विल की, तो कहते हैं वो इतना भी इजीली जो है नहीं प्राप्त हो जाता। जनरल विल होनी चाहिए सभी की, कॉमन गुड होना चाहिए। तो ये जो है कुछ प्रैक्टिकल पर्पसेस हैं, इंडिविजुअल्स की फ्रीडम तो होनी चाहिए, लेकिन ये जो मेन मेजॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात नहीं करते, इसीलिए इसे भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। Hence, Professor Berlin accuses Hegel of doing an act of monstrous impersonation. तो ये जो है एक्यूज़ किया था हीगल को उन्होंने monstrous impersonation. So, state absolutism. Hegel's idea of freedom in the realm of politics signifies meek acceptance of the authority of the state. State and society become identifiable with each other. An attempt to ignore the distinction between the two may lead to unlimited state regulation of life. तो वो कहते हैं कि जो स्टेट और सोसाइटी है वो आइडेंटिफाइबल होने चाहिए एक दूसरे के साथ, हमें कोई भी चीज़ें जो है इनमें इग्नोर नहीं करनी
चाहिए। totalitarianism. The purpose of Hegel is to emphasize the absolute character of political authority. Hegel जो है ये हमें बताना चाहते हैं, emphasize करना चाहते हैं डिटेल में कि कैसे जो है political authority कई बार absolute हो जाती है, totalitarianism आ जाता है, जैसे कि मतलब कि जैसे एक राजे का राज होता है, डिक्टेटरशिप होती है, वैसे भी जो एक जो है व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर्स आ जाती हैं, तो इससे जो है ट्रू फ्रीडम इसे नहीं कहा जा सकता। तो इसमें उन्होंने बताया। आगे इन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया है कि टू फिलोसफिकल, एब्स्ट्रैक्ट एंड मेटाफिजिकल, कि मतलब इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा फिलॉसफी की बात की हुई है, डिवाइन कैरेक्टर की बात की हुई है, मेटाफिजिकल की बात की हुई है, कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग से ये बहुत ही परे है। ठीक है, आगे है रेपुडिएशन ऑफ इंटरनेशनलिज्म। Hegel's idolization of war and his denunciation of world peace as well as his rejection of international law and world morality all are false. अगर हम बात करें कि morality है, world morality है, तो क्या ये सही होगा? नहीं। इंटरनेशनल लॉ भी जो है वो उसे भी उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है। वर्ल्ड पीस की अगर हम बात करें कि morality है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सभी जो सॉवरेन स्टेट है वो इंडिपेंडेंट है, ह्यूमैनिटी तो है, लेकिन फिर भी जो है कई बारी डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है या कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। और हैंस ऑल पीस लविंग फिलोसफर्स एंड स्टेटमेंट्स हैव डिस्पाइज्ड हीगल्स फिलोसफी। तो सभी जो है उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये कॉमन एग्रीमेंट है एक तरह का। फादर ऑफ मॉडर्न टोटलिटेरियन आइडियोलॉजीज, ठीक है, तो उन्हें फादर भी कहा जाता है। द आइडिया ऑफ हीगल इज अ thoroughgoing defense of state absolutism, much more sincere than that of Hobbes and Austin. हॉब्स और अस्टिन से भी ज़्यादा जो है इन्होंने एब्सोल्यूटिज्म यूज़ किया हुआ है अपनी फिलॉसफी में। तो द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स डू नॉट एग्जिस्ट फॉर द स्टेट। तो इसी तरह जोड़ने का है कि जो स्टेट है वो इंडिविजुअल के लिए एग्जिस्ट करती है, इंडिविजुअल नहीं स्टेट के लिए एग्जिस्ट करता। और हॉब्स ने भी कहा है इट इज़ फॉल्स एंड वीक डॉक्ट्राइन ऑफ अ गुड स्टेट। तो ऐसे गुड स्टेट नहीं हो सकती, तो उन्होंने इसे फॉल्स भी कहा है। तो ऐसे हीगल की बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिक्स भी हैं, लेकिन मोस्टली हीगल की जो थ्योरी है वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पर घूमती है। आगे उन्होंने इसमें स्पिरिट के बारे में भी बात की है, नेचुरल चीज़ों के बारे में भी बात की है, फिलॉसफी के बारे में भी बात की हुई है, मेटाफिजिकल के बारे में भी बात की है। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।